डॉक्टर मनोज, अब मैं आपसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल लोगों को बताना समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नेगेटिव होने के बाद शिकायत कर रहे हैं कि उनको चेस्ट में पेन है। ज़रा थोड़ा सा आप लोगों को, हालांकि इसमें कोई तो राय नहीं कि आपको इसके लिए जाके टेस्ट ही करवाना होगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझा सकते हैं पोजीशन को लेकर के कि किस जगह को बहुत गंभीरता से साथ लिया जाए। कुछ लोगों को यहाँ पे पेन हो रहा है, कुछ को यहाँ पेन हो रहा है, कुछ को बिल्कुल हार्ट के पास पे पेन हो रहा है। क्या इसको आप थोड़ा सा डिफाइन करके बता सकते हैं, समझा सकते हैं लोगों को? जी, अगर पोस्ट कोरोना अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो बहुत कॉमन कारण है कि पेशेंट स्टेरॉइड्स पे होता है, उसकी वजह से उसको रिफ्लक्स और ये जो खाने की नली है उसमें जलन होने की वजह से भी चेस्ट पेन होता है। दूसरी चीज, अगर सुपरफिशियल लंग लीजन्स होते हैं, फेफड़ों में अगर सुपरफिशियल लीजन्स होता है तो एक प्लूरिसी नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से वो प्लूरल पेन होता है, लंबी सांस लेने में दर्द होता है। और तीसरी चीज है कि अगर प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है या नहीं भी है तो हो सकता है कि एंजाइना का भी पेन हो सकता है। तो ये तीनों चीजें जो हैं इसको ध्यान में रखते हुए, ड्रग इंड्यूस तो नहीं है, ड्रग इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस जिसको कहते हैं कि स्टोमक में छीलन जो हो जाता है उसकी वजह से है, या लंग्स की वजह से या हार्ट की वजह से। तो इन चीजों के लिए कम से कम मिनिमम इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि पोस्ट कोविड हम लोग देख रहे हैं, खास करके मैं पिछले 3 दिन की आपको बात बताता हूं कि 4 हार्ट अटैक के पेशेंट्स देखें, उसमें 3 कोविड पॉजिटिव थे जो रिसेंटली 1 महीने पहले जिनको कोविड हुआ था। तो निश्चित तौर पे ब्लड कोagulation सिस्टम को ये कोविड-19 है काफी इफेक्ट करता है। तो हम लोग अभी क्लिनिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हार्ट अटैक और एंजाइना की भी संभावना बढ़ जा रही है और हमें ध्यान देना होगा। ईसीजी एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से वो जरूर कराना है और एक कार्डियक बायोमार्कर्स होता है जिसको ट्रोपोनिन आई कहते हैं, वो कराना है और जरूरत पड़ने पे इको कराना है। अगर चेस्ट पेन लगता है कि रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से है या लंग इन्वॉल्वमेंट की वजह से, पेरिफेरल लीजन्स जो होते हैं फेफड़ों में उसकी वजह से है, तो एक्सरे और सीटी, और मुझे लगता है कि ऐसे स्थिति में जरूर अपने निकट के डॉक्टर से परामर्श लें क्योंकि चेस्ट पेन को इग्नोर न करें। जी, दिल्ली से पवन मेरे साथ में है, लेकिन फिर से पहले बता दें, गौरव है बुलंदशहर में, इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। स्क्रीन पर इनका नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। यूपी सरकार या वहाँ के अधिकारी कोई भी अगर इन तक ऑक्सीजन पहुँचा पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। अब पवन, अपना सवाल पूछिए आप। जी पवन, अपना सवाल पूछिए। चलिए, पवन से संपर्क नहीं हो रहा है। अलीगढ़ से इस वक्त नरेंद्र है। नरेंद्र, अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्ते। मेरे फादर हैं, उनकी एज है 70+ और जो है 8 दिन से, हेलो जी जी जी, 8 दिन से उन्हें फीवर आ रहा था। तो दवा दिलवाने के बाद में फीवर उतर गया, फिर दोबारा से उनको हल्का फीवर आ रहा है और जो है खांसी भी है और खांसी के साथ कफ निकलता नहीं है, बहुत पतला सा, बहुत कम निकलता है और जो कमर से नीचे का हिस्सा है उसमें पेन बताते हैं वो। तो क्या ये जो है कोरोना के सिम्टम्स हैं और क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि कांस्टेंट जो है पिछले 8 दिनों से उनको फीवर है, उसी के साथ साथ में उनको खांसी भी है, ड्राई कफ है जिसमें कि बलगम नहीं निकल रहा और शारीरिक पेन भी है। ये तीनों लक्षण जो है वो ये सजेस्ट करते हैं कि उनको हो सकता है कि कोरोना का इन्फेक्शन हो। इसके लिए आपको तुरंत जो है एक अपना पीसीआर टेस्ट या आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए और उसी के साथ साथ जो है आपको अपने नियर बाय जो भी फिजिशियन है उसके सुपरविजन में रहना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि टेस्ट की रिपोर्ट जब एक बार आ जाए तो डॉक्टर से डिस्कस करके आपको उनका आगे का इलाज करवाना चाहिए। दिल्ली से शंकी हमारे साथ हैं। शंकी, सवाल पूछिए। सर नमस्ते, मेरे फादर की एज सर 51 है और सर उन्हें डायबिटीज, उनका डायबिटीज लेवल बढ़ा हुआ है, तो क्या अभी सेकेंड डोज लगाना सही रहेगा? डॉक्टर गौतम जी, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन लगाने का। वैक्सीन के बारे में मैं एक बात आपको बता देता हूँ, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन, कोई भी वैक्सीन हो, किसी भी डिजीज में कहीं पर भी इससे खतरा नहीं है एक्सेप्ट 2 थिंग। एक, बच्चों में इसका ट्रायल नहीं हुआ है, प्रेग्नेंट लेडीज में ट्रायल नहीं हुआ है, वहां पे नहीं देते हैं। बाकी जिनको बहुत ही रिएक्शन अगर कभी बचपन में वैक्सीन से हुई है तो उन लोगों को डॉक्टर के सुपरविजन में लगाना है। तीसरा, जिनके हार्ट के वॉल्व का ऑपरेशन हुआ है और वॉल्व के ऑपरेशन के बाद जो खून पतला करने की एक गोली आती है, एंटी, जिसे बोलते हैं वारफेरिन, एसीट्रॉम, वो गोली
जा सकते हैं। बाकी कहीं पर भी वैक्सीन के जी। कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इस फिर भी हमने सावधानी के लिए हर हॉस्पिटल में आईसीयू का बैकअप रखा है और आधा घंटा पेशेंट को वेट करने के लिए बोला है कि आप वैक्सीन के बाद वहाँ वेट करिए, ताकि अगर सपोज कोई रिएक्शन होता है तो वहाँ पे टीम रहेगी आपको देखने के लिए। अगर रिएक्शन आएगा तो आधे घंटे में आएगा, उसके बाद जनरली रिएक्शन नहीं आते। डॉक्टर मनोज, यहाँ एक सवाल मेरा भी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या खासतौर से वो लोग जो कोविड पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हुए हैं, तमाम दवाइयाँ उनकी बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ डॉक्टर्स कहते हैं, एक मल्टीविटामिन, दूसरा इकोस्प्रिन खास तौर से, ये दवाइयाँ क्या लेनी चाहिए और कितने दिन तक लेनी चाहिए? राहुल जी, कोविड रिकवरी के बाद जनरली जिंक और ये मल्टीविटामिन और विटामिन सी, ये तो अधिकांश डॉक्टर बोलते हैं कि इसको कंटिन्यू कीजिए। जहां तक आपकी बात इकोस्प्रिन वाली जो है, उस पर मैं एक जस्ट क्लियर करना चाहूंगा कि कोविड, मॉडरेट कोविड या सीवियर कोविड में अगर लंग का इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें एंटीकोagulation रिक्वायर्ड होता है। तो शुरू में इंजेक्टेबल जैसे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या फिर ओरल एंटीकोagulants जिसमें नोएक्स ज्यादा यूज हो रहा है, नोवेल ओरल एंटीकोagulants जैसे डेबिगाट्रन है, एपिगेट्रन है, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो यूज होती हैं। और उसमें अगर जैसे मॉडरेट वाले हैं उनको तो थोड़े दिन कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि पोस्ट कोविड जो रिकवरी के बाद भी कुछ केसेस जगहों में देखा गया कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म और ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक होते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।